वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं और मैं तो बहुत एडमायरर हूँ अपने मुल्क के सारे मौसमों की। जो मौसम आता है मुझे लगता है यही फेवरेट है और फिर उसके बाद अगला आ जाता है तो फिर लगता है नहीं ये भी फेवरेट वैसे सर्दी आपकी ज़्यादा फेवरेट है या आपको थोड़ा सा मार्च वाला मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है? वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आता है मुझे लगता है यही फेवरेट है। फिर जब आपको सर्दी इतनी क्यों लगती है, फिर आप उसको क्यों? क्योंकि मैं सर्दी को एंजॉय करती हूँ। आप अच्छा? गर्म कपड़े पहनना, गर्म चीज़ें खाना, हीटर, इसका एक अपना रोमांटिसिज्म हमजा। ये सिर्फ सर्दी लगने की बात नहीं, ये इस पूरे मौसम को उसकी तमाम सौगातों के समेत एंजॉय करने की बात है, जिसमें एक बहुत बड़ा नज़ारा जो है ना वो दरख्तों को चेंज होते देखना है। सर्दी में मतलब आपने देखा खुश्क हो जाती है हर चीज़, उस खुश्की का भी एक खूबसूरती है, उसका भी एक रंग है, उसका भी एक अलग ही फील है। फिर जब हम बहारा की जाने बढ़ रहे होते हैं तो वो खूबसूरती ऐसी है कि वो अनबयानेबल है, वो बयान नहीं की जा सकती। सही, लेकिन ये जो खुश्की आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, ये खुश्की बस वो पार्ट है जो कि हमें थोड़ा सा तंग करती है इस मौसम के हवाले से, क्योंकि ये हर मौसम जब तब्दील होता है तो इंसानी जिस्म पे उसके असरात भी आते हैं। खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बालों में डैंड्रफ्स होना शुरू हो जाती हैं, जिस्म पे खुश्की जो है वो बढ़ जाती है और ख़ासतौर पे जिन लोगों की खुश्क जल्द होती है ना हमजा, उन्हें तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें से एलर्जी एक है। और सर मुझे लगता है कि शायद हमें पता ही नहीं होता कि हमें ये कुछ हो सकता है कि अगर हम ये चीज़ें नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि मुझे लगता है कि लड़कों को तो बिल्कुल नहीं पता होता क्या होता है और क्या नहीं होता। लड़कों को कोई मसला हो जाए तो तब उनको समझ लगती है कि अच्छा हमें ये करना चाहिए था, तब हम जाते हैं किसी के पास। लड़कियां तो शायद इसके बारे में कंसर्न होती ही हैं। हमजा कितने आराम से लड़कों को मासूम जो करार नहीं, मासूम नहीं, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि वो केयरलेस होते हैं। सब पता होता है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के देखिए, आजकल उनके क्लाइंट्स में ज़्यादा तादाद जो है वो लड़कों की है जो कि वहाँ पे जाते हैं और मुख्तलिफ ऐसी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। ये फैसला वही करेंगे जी, वही करेंगे। ठीक, उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मॉर्निंग डॉक्टर अर्मिला। कैसी हैं आप? पहले तो ये बताइएगा आप अपनी स्किन का कैसे लुक आफ्टर करती हैं, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड ग्लोइंग इस सर्दियों के मौसम में। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अरसे के बाद आपसे बात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली सर्दियों का जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया है कि सारा कलर चेंज हो रहा होता है, पत्ते चेंज हो रहे होते हैं, पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, नेचर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है, उसी तरह से जो स्किन है वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। लोग जब गर्मी में होते हैं तो स्किन और तरीके से बिहेव करती है, रिएक्ट करती है चीज़ों को, और जब जैसे मौसम चेंज होता है, खुश्क होता है, तो जल्द जो इंसानी जल्द है वो भी एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लग जाती है, जो कि हमें एक इतनी दफ़ा से हम लोग इसको फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हर दफ़ा हम भूल जाते हैं और हर दफ़ा हमें याद दिलाना पड़ता है कि सर्दी आ गई है, हिफाजत करनी है, ये केयर करनी है, वो केयर करनी है। तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा टॉपिक पिकअप किया है। और जिस तरह से आपने बात की कि सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को भी अपनी स्किन का ख्याल है। डेफिनेटली लड़कों के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ ये है कि देखिए इंसानी जल्द है, इसमें लड़का या लड़की का कोई फ़र्क नहीं बनाया अल्लाह पाक ने। इंसानी जल्द है और जल्द ने अगर लड़की की है वो भी ख़राब होगी सर्दी में और लड़कों की भी ख़राब होगी, बल्कि लड़कों की बेचारों की ज़रा ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिकॉज वो सारे टाइम बाहर घूम फिर रहे होते हैं और ख्याल भी ज़्यादा नहीं रखते। थैंक यू डॉक्टर अर्मिला फॉर रेस्क्यूइंग मी हियर। मैंने तो यानी आपने ये मान लिया ना कि लड़के आते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव वाले भी लेते हैं, इतने मासूम सादा नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं होता। डॉक्टर साहब ने ये भी बात की है कि केयरलेस होते हैं, बेचारे बाइक चला रहे होते हैं, बुरी हालत हुई होती है, ख्याल नहीं रख रहे होते। उन्होंने दोनों को मेरा ख्याल है कि 50-50 कह दिया कि ठीक है मैं दोनों को साथ लेके चलते हैं। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? क्या आप रिकमेंड करेंगी कि हमारी स्किन और हम मतलब सेहतमंद भी रहें, एलर्जीज का शिकार भी ना हो और एक खूबसूरत जिल्द के मालिक भी रहें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि जैसे मौसम बदलता है तो एक बेसिक स्किन केयर है वो आपने अपनी अपनानी है हर सूरत में। और वो बेसिक स्किन केयर ये है कि आपने मॉइस्चराइज़ ज़्यादा करना है। जितना आप गर्मी में मॉइस्चराइज़ कर रहे थे, जितनी आप हिफाजत गर्मी में कर रहे थे, सर्दी में थोड़ी सी हिफाजत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि स्किन जो है वो एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। अल्लाह ताला ने एक जो बाहर आपको सबसे पहले जो हिफाजत का एक तरीका दिया है पूरी जिल्द को, बॉडी को अंदर से प्रोटेक्ट करने का, वो जिल्द के साथ कवर करके आपको दिया। सबसे बड़ा ऑर्गन जो बॉडी का है वो जिल्द है, हम इसको ऑर्गन समझते नहीं हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसकी आपने हिफाजत सर्दी में ज़्यादा करनी है। बहुत ज़्यादा हीटर का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो इसको ख़राब करता है। सिर्फ मौसम ख़राब नहीं कर रहा होता, बल्कि जो चीज़ें हम मौसम से बचने के लिए कर रहे हैं वो भी। इसके अलावा जो कपड़े हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम लोग ये शॉल्स जो ओढ़ते हैं, जिस तरह से हम गर्म स्वेटर्स पहनते हैं, वो तमाम जो फैब्रिक है वो भी आपकी जिल्द को रिएक्शन दे रहा होता है। समटाइम्स कुछ लोगों के अंदर एलर्जीज़ बनाने का सबब बनता है। तो इन सब चीज़ों को
आपको माइंड में रखना है। मॉइस्चराइज अच्छा सा करें, घर पे जो मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें। अगर कुछ नहीं है तो सिंपल जो ऑयल्स होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, रोगने बादाम, कोकोनट ऑयल, इसको मिक्स करके रख लें। इसके अलावा आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि घरों में माएँ जो है वो ग्लिसरीन के अंदर कुछ थोड़ा सा ऑयल ऐड करके 2-3 कतरे लेमन के और हनी के उसके अंदर ऐड करके, शहद और नींबू उसके अंदर ऐड करके रख लेती होती हैं बच्चों के लिए। उसका इस्तेमाल भी लोग कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल स्किन वाले लोग, जिनको एक्जिमा है वो इससे परहेज़ करें, क्योंकि उसमें जब लेमन आप डाल देते हो तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अगर आप सिंपल ग्लिसरीन के साथ ऐड करके ऑयल को इस्तेमाल करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। साबुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आजकल हुआ हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि कोरोना वायरस की वजह से भी हम बार बार देख रहे हैं कि हाथ धोने पड़ते हैं, हाथों की आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है, सफाई का ज़्यादा ख्याल करना पड़ रहा है। और सोप सबसे सस्ती चीज़ है कंपेयर टू सैनिटाइज़र। सोप सबसे सस्ती चीज़ है कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। मतलब अगर आपके हाथ के ऊपर कहीं खुदा न खासा कंटेमिनेशन हो गई है या जिल्द के ऊपर कहीं से कंटेमिनेशन हो गई है, तो सबसे जो सस्ता तरीका है कि आप कोरोना वायरस या बाकी बैक्टीरिया वगैरह से अपनी जिल्द को पाक करें, तो वो है कि आप सिंपल सोप का इस्तेमाल कर लें। क्योंकि सोप बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी इस्तेमाल हुआ, पिछले 6, 8, 9 महीनों से हम बहुत ज़्यादा सोप को भी प्रमोट करें, हैंड वॉशिंग को भी। तो इस दफ़ा मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पास थोड़ा सा लेट आते थे एक्जिमा के साथ, वो हमारे पास सितंबर, सितंबर एंड अक्टूबर में भी उन लोगों ने हमें रिपोर्ट किया एक्जिमा सिवियर होके। तो इसका ख्याल ये रखना है कि जब भी आप हाथ धोएंगे, चाहे वो नॉर्मल स्किन है या वो एक्जिमा वाली स्किन है या वो ड्राई स्किन है, फ़ौरन आपने मॉइस्चराइज़ करना है। जो भी घर पे एक आम मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है उसके साथ, नहीं तो ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लेके अच्छे तरीके से। और ख़ास तौर पे जो आपके हाथ की ये वाला हिस्सा होता है, ये जो जिल्द की उंगलियों के दरमियान का हिस्सा होता है, इधर से बहुत बुरी तरह से फट जाती है और जख्म बन जाते हैं। इसी तरीके से पैरों की जिल्द की भी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉक्स पहने, उसके ऊपर सॉक्स पहनने से पहले थोड़ा सा जो सिंपल पेट्रोलियम जेली है वो लगा लें, या आप सिंपल ऑयल लगा लें पैरों पे। तो जो सोराइसिस वाले पेशेंट्स हैं जिनकी एड़ियाँ बहुत बुरे तरीके से फटती हैं, वो भी अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं इस मौसम के। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अरमला, हमें ये बता दीजिएगा कि पानी का इंटेक कम हो जाता है, क्या वो भी एक रीज़न बनता है कि हमारी जल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है? और जल्द खुश्क हो जाना एक आम सी बात समझी जाती है, ऐसी कौन सी अलामात हैं जिसके बाद हमें अपने मुआलिज से रुजू करना चाहिए? देखिए, पानी का इस्तेमाल जनरली सर्दियों में जाता है डेफिनेटली, लेकिन ये है कि अगर पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत, जिस तरह से हम लोग कावा पी रहे हैं तो उसको डाइल्यूटेड कावा जो होता है वो आप पी लें, नीम गर्म पानी करके पी लें, क्योंकि ठंडा पानी लोग नहीं पीना चाहते इस मौसम के अंदर। तो गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें और अपनी जो चाय और कॉफ़ी है उसको पानी में इंक्लूड ना करें। लोग चाय और पानी को भी वाटर इनटेक के अंदर इंक्लूड करते हैं, जो कि गलत बात है। चाय और जो कॉफ़ी है वो बल्कि बॉडी से पानी को खींच के निकाल देती है, लेकिन कावा जो ग्रीन टी है या सिंपल जो आप शहद या अदरक डाल के जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है तो डेफिनेटली करना चाहिए। इसके अलावा जो मौसमी फल हैं, आजकल जितने फल हैं वो उसमें काफ़ी जूस है, काफ़ी वाटर कंटेंट हाई होता है। जिस तरह से आप देख रहे होगे कीनू, माल्टे, ये तमाम चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते तो डाइल्यूटेड जूसेस पी सकते हैं, गर्म पानी विद शहद एंड अदरक, इस तरह की चीज़ें आप पी सकते हैं। किस टाइम पर आपको अपने मॉलिज के पास जाना चाहिए, उसमें मैं कैटेगरीज बता देती हूँ। जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर एटॉपिक एक्जिमा बहुत कॉमन होता है। जो सर्दी का बच्चा होता है, जो सर्दी में बच्चे पैदा होते हैं, उनकी जिल्द ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि माएँ उनको रैप करती हैं, उनको चादरें और कंबल में काफ़ी हम लोग बच्चों को रैप करते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों की जो यहाँ पे चीक्स हैं वो सारी की सारी ऊन की वजह से और ऊनी कपड़े की वजह से एकदम से रेड हो जाती हैं और फटने लग जाती हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर एक कंडीशन है, उसको कहते हैं क्रेडल कैप। उसमें सर के ऊपर बिल्कुल येलो छिलके होते हैं। बीमारी नहीं है ये, बिल्कुल भी इसको बीमारी मत समझे, लेकिन ये एक स्किन कंडीशन है जो कि सर्दी के बच्चों में ज़्यादा देखने में आई है, क्योंकि टोपियाँ पहनी हुई हैं बच्चों ने, कमरे भी गर्म रखे हुए हैं। तो माओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कि जिस कमरे में छोटे बच्चे हैं उधर एक छोटा सा आप कोई स्टीमर रख लें, कोई केटल रख लें जो पानी जिसमें उबलता रहे, किसी कोने में प्रोटेक्टेड ऊंची जगह पे कि बच्चों का हाथ ना लगे, तो ज़रा थोड़ा आपके कमरे के अंदर नमी बेहतर रहेगी, उतना ज़्यादा ड्राई नहीं होगा कमरा। इसके अलावा छोटे बच्चों को कोई टोटके वगैरह मत करें। उनके लिए बेस्ट यही है कि जो बेबी ऑयल्स होते हैं या ऑलिव ऑयल, उसकी अगर आप उसको डेली मसाज करते हैं तो वो उनके लिए बेस्ट है। बहुत स्ट्रॉन्ग उनके लिए सोप इस्तेमाल ना करें। जो मिडिल कैटेगरी आती है, जिस तरह नौजवान लड़के लड़कियाँ, उनकी एक्नी का इशू इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर में खुश्की का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है,
कानों में खुश्की, पूरे बदन के ऊपर उनके जो है वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिस तरह डैंड्रफ टाइप की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें एंटी फंगल शैम्पूज़ होते हैं जो हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, खुद से इसको घर पे ट्रीट करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट लेवल आ जाता है वो लोग जिनको कोई बीमारी है, जैसे एक्जिमा है या सोराइसिस है, ड्राई स्किन कंडीशंस हैं, हाथ पैर फट जाते हैं, उनके लिए हम डेफिनेटली अगर वो पहले से अपने मॉलेज को दिखा रहे हैं तो उनका मॉलेज उनको बता देता है कि आप सितंबर अक्टूबर से ही थोड़ी हिफाजती तदाबीर करनी शुरू कर दें और ऐसे लोशंस इस्तेमाल करें जिसके अंदर यूरिया एडिड होता है। यूरिया आपकी स्किन से जो डेड लेयर्स को उतारता है, वाटर कंटेंट को बेहतर कर देता है। और इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड जिन चीज़ों के अंदर होता है उसको चेहरे पे इस्तेमाल करें ताकि आपकी चेहरे की जिल्द है उस पर फाइन लाइंस वगैरह ना बने और वो मौसमी असरात से बची रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा आप, ये जो एक्सट्रीम ड्राई स्किन है ये कुछ मेडिकल कंडीशंस की तरफ भी तो निशानदेही करती है ना, सिर्फ हम ये टॉपिकल यूज़ ही ना करते रहे, हम हाइपोथायराइड की वजह से भी बाज़ मैंने सुना है शुगर की वजह से भी जल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है। सो इन चीज़ों को भी बारे में बताइए कि कैसे हमें अपनी जल्द को देख कर समझना चाहिए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल फ़रा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। सिर्फ देखिए जी मौसम की वजह से स्किन ख़राब नहीं हो रही होती है, समटाइम्स कोई बीमारियां ऑलरेडी होती हैं जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा रिएक्ट करती है मौसम को। जिस बहुत सही तरीके से उन्होंने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म, इसमें जिल्द ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई होती है, फटती भी ज़्यादा है, इसमें आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ख़ासतौर पे विंटर मौसम के सीज़न में। इसके अलावा जिस तरह से जो लोग ओल्ड एज में जा रहे होते हैं, बुजुर्गी की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी वैसे ही ऑयल बॉडी के अंदर कम हो जाता है। इसको हम लोग सीनाइल ज़ीरोसिस कहते हैं, या बुजुर्गी में या बड़े होने की वजह से पूरी की पूरी स्किन की जो है वो ड्राई हो जाती है। और कंप्लेंट क्या आती है हमारे पास, अक्सर माएँ आ रही होती हैं हमारे पास, बुज़ुर्ग ख़वातीन आ रही होती हैं और वो कहती हैं जी पूरे जिस्म के ऊपर ख़ारिश होती है और हम सारी सारी रात जागते रहते हैं और ख़ारिश करते रहते हैं और इवन कोई चीज़ पकड़ के, लाइक कंघी पकड़ के या कोई चीज़ पकड़ के उसके साथ खुजाते रहते हैं बदन को। उसकी वजह ये होती है कि बेसिकली उधर ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो गर्म कपड़े पहन रहे हैं, कंबल ओढ़ रहे हैं, तो वो और स्टैटिक होके वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देने लग जाता है। मसला कोई भी नहीं है, सिंपल अगर आप मॉइस्चराइज़ कर लो, गर्म पानी का इस्तेमाल कम करो, नहाने के फ़ौरन बाद पूरी बॉडी के ऊपर आप अगर बादाम का तेल या कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं तो इससे बचा जा सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो उस केस में फिर हम कोई ना कोई आपको दवा देते हैं जिसमें माइल्ड सा स्टेरॉइड डला होगा या यूरिया डली होगी और वो आपको बेहतर कर देगी। इसके अलावा जो बीमारियां जिसके अंदर ज़्यादा ड्राइनेस देखने में आई है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्टीरियल सप्लाई टांगों की अच्छी नहीं होती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ या बाकी बीमारियां, शुगर या और बीमारियों की वजह से शरियानें तंग हो जाती हैं, उसकी वजह से टांगों की सर्कुलेशन कम होती है, तो वैसे ही ड्राइनेस भी होती है और वैसे नॉर्मल मौसम के अंदर भी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होता है। इसी तरह से नर्व्स के डैमेज की वजह से शुगर के मरीज़ के अंदर नर्व्स भी डैमेज हो रही होती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि शुगर के मरीज़ों के अंदर ज़रा ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पे पाँव पे अगर ड्राइनेस होगी तो पाँव पे कोई ना कोई खुदा ना खासा ज़ख्म बन सकता है। शुगर के मरीज़ों को हम लोग डॉक्टर्स आमतौर पे ये कहते हैं कि जिस तरह अपने चेहरे को आप रोज़ाना आईने में देखते हैं उसी तरह अपने पैर को रोज़ाना आपने एग्जामिन करना है। सिर्फ पैर को बाहर से नहीं एग्जामिन करना, उसके नीचे तले को भी एग्जामिन करना है और उंगलियों के दरमियान भी सारी स्पेसेस को चेक करना है कि खुदा ना खासा किसी जगह पे कोई ड्राइनेस की वजह से ज़ख्म ना पड़ गया हो और वो ज़ख्म फिर आगे खुदा ना खासा गैंग्रीन की सूरत भी इख्तियार कर लेता है अगर उसको अटेंशन ना दी जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्मिला, बहुत अच्छी तरह से आपने हमें इस मौसम, इसके मसाइल और उनसे निपटने के तरीके जो हैं उनके बारे में आगाह किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अभी फ़रा आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको ना ओकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार बहन भाई से मिलवाते हैं, उनकी सलाहियतों के बारे में आपको बताते हैं कि MIT यूनिवर्सिटी की मार्केट प्लेस में बतौर जज वो मुंतखब हुए हैं। ये MIT यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और पीछे कई सालों से ये अपना नंबर 1 की पोजीशन जो है ये बरकरार रखे हुए। सो इट्स नॉट जस्ट अनदर यूनिवर्सिटी, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के नौजवानों को इस तरह से मुंतखब होना इज़ अ मोमेंट फॉर प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसमें दुनिया के तमाम बड़े चैलेंजेस का हल तलाश किया जाता है। 2020 में 135 ममालिक के रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अगले मरहले के लिए मुंतखब किया गया था। इन तमाम रिसर्च प्रोग्रामों को चेक करने के लिए MIT ने दुनिया भर से बासलाहियत लोगों को जज मुंतखब किया, जिसमें पाकिस्तान के 2 तालिब इल्म मोहम्मद जहांजेब खान लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर और समाविया रिजवान नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का भी इंतखाब किया गया। यानी कि दोनों बहन भाई वहाँ पर एज एन एडजुडिकेटर मौजूद थे, जज थे वहाँ पे। इन तमाम जजेस को ये टास्क दिया गया कि एक ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट का इंतखाब किया जाए जो दुनिया के तमाम बड़े मसाइल को हल करने में कारआमद साबित हो और
जिस पर कम से कम फंड्स भी खर्च हों। इस मकसद को पूरा करने के लिए इन दोनों बहन भाई ने भी बतौर जज जो अपना किरदार अदा किया और इनकी रिसर्च को जो इन्होंने वहाँ पर मुंतखब की उसको सबसे बेहतरीन करार दिया गया, यानी कि ये बेहतरीन जज वहाँ पर डिक्लेयर किया गया। मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात हमसा ये लगी कि एक कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, दोनों बहन भाई, और फिर ये कि भाई का बहन को सपोर्ट करना, बहन को भी साथ लेके चलना, बहन का भाई को सपोर्ट करना। सो ये केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। सो इस हवाले से बात करेंगे। निहार बहन भाई हमारे साथ हैं, जहां ज़ेब और समाविया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम। तो समाविया से बात करते हैं। समाविया से पहले पूछ लेते हैं कि समाविया, आप बहन भाइयों को किस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जज बनाया गया और किस वजह से आपकी जो जजमेंट है उसको परफेक्ट जो है डिक्लेयर किया गया? बैकग्राउंड जो वो था भी रिसर्च से रिलेटेड, तो रिसर्च का मुझे काफ़ी हद तक पता है, लेकिन जो हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए थे वो सिर्फ बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड नहीं थे, या तो वो कोई पैंडेमिक से रिलेटेड नहीं थे, उसमें टेक्नोलॉजी बेस, एरोस्पेस बेस, इस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उसमें थे। और हमारा जो इसमें काम था, टास्क, वो ये था कि हमने उसमें से कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया निकालना था कि जो कि दुनिया के जो बिग, जो हमारी कम्युनिटी की बेसिकली हमारे जो सोशल, हमारी सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में जो है इफेक्टिव साबित हो। अच्छा, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिजवान से पूछ लेते हैं ना, मेरा ख्याल है आपके रिजवान, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए कैसे कारआमद साबित हो सकते हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं होते ऐसे प्रोजेक्ट्स? देखिए, जो इस प्रोजेक्ट का मकसद ही ये था कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे कम अप विद एन आइडिया जो कि डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो वो ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स जो सिर्फ दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक कंट्री है जिनमें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो किसी भी कंट्री में सॉल्व होते हैं, उनका वो आइडिया चल पड़ता है और वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान में भी वही आइडिया इंप्लीमेंट करके वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए भी कारआमद साबित होगा। बिल्कुल ठीक है। समाविया, आप दोनों बहन भाइयों को रिसर्च के मैदान में कदम रखने का जो ख्याल है वो कैसे आया? दोनों इतने ब्रिलियंट कैसे हो गए? वालिदैन ने कितना सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट किया, कैसे आप लोगों का ध्यान इधर चला गया? अच्छा, देखिए, पेरेंट्स की तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे मेरी मदर के जो है ना वो डायलिसिस होते हैं, तो मेरे लिए, मैं हूँ भी एक ही उनकी बेटी हूँ, तो मेरे लिए बाहर जाकर पढ़ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि नस्ट आपको पता है वो इस्लामाबाद में है। तो उनको बेसिकली यही था कि हमारे बच्चे जो है वो रिसर्च में, इनफैक्ट रिसर्च में नहीं, वैसे भी वो आगे जाएं हायर स्टडी के लिए। तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी अपनी मदर को लेके, लेकिन वहाँ पे ये था कि नस्ट में काफ़ी मैंने खुद को मतलब कवर किया और रिसर्च अपनी बेहतरीन जो है वो वहाँ पे मैंने की। समाविया, तो बड़ी इंस्पिरेशनल बात आपने की है कि एक तो पेरेंट्स के अंदर ये मौजूद होना कि रिसर्च की जाए। तो जहाँ से आप भी हमें बता दीजिएगा कि मुस्तकबिल में आप दोनों बहन भाई क्या मिलकर रिसर्च करेंगे और किन मौज़ूआत पर रिसर्च करने के ख्वाह हैं जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, मेरा शुरू से ये इंटरेस्ट है, क्योंकि शुरू से ही हमारे पेरेंट्स हमारी एजुकेशन पे बहुत फोकस रहे हैं वो, और उन्होंने दे डिड एवरीथिंग फॉर आवर एजुकेशन। मेरा इन फ्यूचर ये है कि एजुकेशन के ऊपर काम करना है। जितने भी वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आई वुड से, उनके लिए काम करूँ। और सिस्टर का भी यही है, उनकी जो डिग्री है ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइड पे है, तो वो पेंडेमिक्स और ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा उनकी रिसर्च फोकस। ठीक है। कोरोना के दौरान जब तालिब इल्मों को फरागत का बहुत ज़्यादा वक्त मिल गया, वो चिल कर रहे थे अगर हम ये कहें, तो उस वक्त ख़ास तौर पे रिसर्चर्स ने कैसे इस्तेमाल किया इस वक्त को कि जब वो बिल्कुल फारिग थे और कोई रिसर्च की जा सकती थी? अच्छा, इसके बेसिकली टू जो है ना वो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो पॉजिटिव आ जाता है और एक इसका नेगेटिव आ जाता है। तो पहले मैं आपको पॉजिटिव इसके एस्पेक्ट बताऊंगी। वो ये है कि देखिए, हमारे यहाँ पे कुछ बल्कि मोस्ट ऑफ दैट जो है था, सारा कुछ तो ऑनलाइन हो गया था, सिस्टम ऑनलाइन था, एजुकेशन सिस्टम भी, रिसर्च का सिस्टम भी ऑनलाइन था। तो जो हमारे तरह रिसर्चर्स थे उन्होंने तो इसको बहुत अच्छे वे में इसको यूज़ किया, इस पेंडेमिक को। लाइक हमें घर में बहुत ज़्यादा टाइम मिला, हमने रिसर्च की, डिफरेंट रिसर्चेज उस पर परफॉर्म किए। लाइक अभी रिसेंट जैसे कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 पे भी रिसर्च की गई। मैंने खुद उसमें पार्टिसिपेट किया था, उस रिसर्च में मैं खुद भी उसका पार्ट रही हूँ। तो और इसका जो नेगेटिव है वो ये था कि जॉब्स नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसका जो सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा। तो इसका ये नेगेटिव रहा है कि जितने भी यंगस्टर्स थे, लाइक अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मैं जो ग्रेजुएट हो चुकी थी 18 नवंबर 2019 की, लेकिन जो उसके बाद से मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि पेंडेमिक आ गया, सब कुछ जो था वो लॉकडाउन में चला गया। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ हुई। बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे रिसर्चर्स थे, मेरे डिफरेंट क्लास फेलोज जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, स्किलफुल पर्सनस हैं, बट उनको ये अपॉर्चुनिटी जो है ना वो नहीं मिली पेंडेमिक की वजह से, कि वो
आगे जो है फर्दर जॉब्स के लिए अप्लाई करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दोनों बहन दोनों भाइयों बहन का। बड़े टैलेंटेड बहन भाई हैं और आप देखें कि वो जिस तरह से उकाड़ा से थे, एक लम्स आ गया, एक नस चली गई और वहाँ से फिर रिसर्च करते रहे, तो हम किसी भी टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह दोनों यूनिवर्सिटियाँ जो है पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में उनका शुमार है, और जैसे आपने कहा उकाड़ा एक निस्बतन छोटा जो है वो शहर समझा जाता है, वहाँ से एक बड़ी यूनिवर्सिटी तक जाना, फिर वहाँ से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एक नंबरिंग में आना इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। सो कुछ भी किया जा सकता है अगर आप में हौसला और हिम्मत हो। तो आगे बढ़ते हैं और मैं फ़रा से ये पूछूंगा कि कतील शिफाई साहब का पसंदीदा आपका शेर कौन सा है? जो अक्सर मैं कोट करती रहती हूँ, हमजा, दुनिया में कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। वाह वाह, ये मेरा ख्याल है सबका ही जो है ना फेवरेट शेर है। कतील शिफाई साहब के जब बात कर ली जाए, और पेट नाम पहला शेर जो है ना वो यही आता है। ज़हन में आता है। अच्छा, आपका फेवरेट कौन फरा सा ने है? काफ़ी संजीदा शेर जो है ना वो सुनाया, तो मैं एक अच्छा रकीब के हवाले से काफ़ी अशार हैं, तो मुझे ना कतील शिफाई साहब का रकीब के हवाले से जो शेर है बहुत अच्छा लगता है। ले मेरे तजरिबों से सबक ए मेरे रकीब, ले मेरे तजरिबों से सबक ए मेरे रकीब, 2-4 साल उम्र में तुझसे बड़ा हूँ मैं। उसका क्या ख्याल बात रख है, रहे हैं। क्या बात है। कैसी बाकमाल शायरी है फरा। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं, बेशुमार खूबसूरत तो अशार। टूटे दिल के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना दिल टूटने ना दें। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे